अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सर मोहम्मद हमजा है फ्रॉम अकाउंटिंग। तो आज हम नवंबर 2023 का पेपर 12 अटेम्प्ट करेंगे एमसीक्यूज का। एंड दिस एमसीक्यूज पेपर इज फॉर एएस लेवल अकाउंटिंग। विच लिस्ट इज अ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ एडिशनल फंड्स फॉर अ लिमिटेड कंपनी। लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो इसमें देखें यूजुअली इक्विटी प्लस नॉन करंट लाइबिलिटी होते हैं। इसमें करंट लाइबिलिटी नहीं होगा। जो फर्स्ट चॉइस है उस पर देखें बोनस इशू नॉन कैश है। तो ऑप्शन ए और सी तो आंसर होंगे ही नहीं। तो आंसर हमारा बी है डी में से। अब ऑप्शन डी में अगर हम देखें तो ट्रेड क्रेडिट है। Trade credit is current liability. Trade credit is not a long-term source of finance. By trade credit, here we mean that amount payable to creditors or other payables. So that is a short-term source of finance. लेकिन अगर हम ऑप्शन बी में देखें तो बैंक लोन, लीजिंग ऑफ प्रेमिसेस और राइट्स इशू ऑफ शेयर्स तीनों लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है। बैंक लोन नॉन करंट लाइबिलिटी है, लीजिंग ऑफ प्रेमिसेस भी नॉन करंट लाइबिलिटी है, राइट्स इशू ऑफ शेयर्स इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी। तो इसका which statements describe advantages of maintaining full accounting records? Full accounting records mean double entry system या double entry accounts. A more complete assessment of business performance is possible. तो इस पे क्योंकि ज़्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है तो ऑब्वियसली ज़्यादा डिटेल असेसमेंट बिजनेस की परफॉर्मेंस का किया जा सकता है। तो वन माइट बी द आंसर। बुक कीपिंग कॉस्ट मिनिमाइज्ड, ये गलत है। क्योंकि इस पे ज़्यादा अकाउंटेंट ज़्यादा स्टाफ रखना पड़ता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट पे। तो बुक कीपिंग कॉस्ट तो इनफैक्ट इंक्रीज होगी। और ज़्यादा डेटा भी मेंटेन करना पड़ता है तो उसकी भी कॉस्ट होती है। बिजनेस मैनेजर कैन मेक इन्फॉर्म डिसीजंस। और एक और काम ये करे कि जिसपे देख रहे हैं ना कि जिन आंसर्स में ऑप्शन टू दिया हुआ है तो उसको स्ट्रेट अवे कट कर दें ताकि आपसे बेटर चॉइसेस पे से देखें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल बी फ्री। तो डबल एंट्री सिस्टम एरर्स और फ्रॉड्स को रिड्यूस कर सकता है लेकिन उनको कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकता। तो इसलिए फोर विल ऑल्सो बी अ पुअर चॉइस। तो ऑप्शन बी भी गया। बिजनेस मैनेजर्स कैन मेक मोर इन्फॉर्म डिसीजंस। और तो इसका आंसर ए होगा। Maria recorded a check for 475 received from Josh, a credit customer. Josh had deducted a 5% cash discount. The check has now been written as dishonored. What is the correct entry to record the return of check in Maria's books? तो ऐसे एमसीक्यू में ये जरूर देख लिया करें कि किस व्यू पॉइंट से करवा रहे हैं। P2 में तो बिजनेस के व्यू पॉइंट से करना होता है, इवन A2 के पेपर्स में भी। लेकिन एमसीक्यूज में वो किसी और के भी व्यू पॉइंट से आपसे करवा सकता है। तो मारिया के लिए जॉस ट्रेड रिसीवेबल है, क्रेडिट कस्टमर है। तो उसका चेक डिसऑनर हो गया। तो अगर आपको डिसऑनर चेक की एंट्री आती तो ये डिफिकल्ट नहीं है। तो डिसऑनर चेक में होता है कि जॉश या ट्रेड रिसीवेबल वापस डेबिट हो जाएगा क्योंकि उससे अमाउंट रिसीव करनी है। और बैंक क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि एक्चुअल में हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ नहीं। तो जिन ऑप्शंस पे जॉश डेबिट नहीं हो रहा और जिन ऑप्शन से बैंक क्रेडिट नहीं हो रहा वो आंसर नहीं होंगे। तो ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, तो आंसर बी या डी में से होगा। और आपको उस पर बगैर कैलकुलेशन का आप चला सकते हैं क्योंकि ऑप्शन बी में डिस्काउंट रिसीव है। क्रेडिट कस्टमर्स को हम डिस्काउंट अलाउ करेगी मारिया जॉश को। मारिया रिसीव नहीं करेगी डिस्काउंट जॉश से। तो इसलिए ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। अब बस सिर्फ ऑप्शन डी गया। लेकिन हम एक्चुअली कैलकुलेशन से भी वेरीफाई कर सकते हैं। अब 475 मैंने मारिया ने रिसीव किए थे जॉश से जो कि आफ्टर कैश डिस्काउंट थे। तो इसका मतलब जो ओरिजिनल अमाउंट ड्यू थी उसका 95% ये 475 है क्योंकि हमने 5% डिस्काउंट अलाउ किया है जॉश को। 475 को अगर मैं 0.95 से डिवाइड कर दूं तो
ओरिजिनल अमाउंट ड्यू फ्रॉम जॉन आ जाएगी, विच इज 500। इसका मतलब डिस्काउंट अलाउड 25 होगा। अब डिस्काउंट अलाउड देखिए, एक्सपेंस है तो वो डेबिट होता है इंक्रीज होने में, लेकिन जब डिसऑनर चेक हो गया उससे तो मैं एक्चुअल में अमाउंट रिसीव हुआ नहीं जॉब से, तो हम इस डिस्काउंट अलाउड को कैंसिल कर देंगे। अब डिस्काउंट अलाउड जब डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट किया जाएगा। बैंक में 475 से प्रीवियसली डेबिट किया था, अब उसको 475 से ही क्रेडिट कर देंगे। और जॉश से भी पूरा में 500 रिसीवेबल है उससे, जो उसकी ड्यू अमाउंट है, तो जॉश को हम वापस 500 से डेबिट कर देंगे। तो ये सिर्फ ऑप्शन डी में हो रहा है। A business purchased the shop and incurred the following costs: purchase price of the shop, legal fees incurred in purchase of the shop, cost of initial inventory, cost of installing air conditioning. What was the total capital expenditure? यानी हमें इसमें नॉन करंट एसेट की वैल्यू निकालनी है, बिकॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज नॉन करंट एसेट। देखिए परचेज प्राइस होगा, लीगल फीस भी होगा, उसके बगैर नॉन करंट एसेट यूज नहीं कर सकते, उससे हम बेनिफिट जनरेट नहीं कर सकते। अच्छा, इन्वेंट्री जो है वो करंट एसेट है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो नहीं सकता। अच्छा, एयर कंडीशनिंग की भी मल्टीपल ईयर्स की यूजफुल, मोर देन 1 ईयर की यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, और नॉन एयर कंडीशनिंग को अकाउंटिंग में एज कैपिटल एक्सपेंडिचर या नॉन करंट एसेट ही ट्रीट किया जाता है, अनलेस एनीथिंग एल्स स्पेसिफाइड। तो हम सिर्फ 680,000 को, 7200 को और 47,300 को ऐड कर दें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो हो गया 734,500। अच्छा, तो MCQ 5 है, a used motor vehicle was part exchanged for a newer motor vehicle. The balance of the purchase cost of the new motor vehicle was settled by check. What were the entries to record the part exchange value? अब ब्रीफ ये बताए तो पार्ट एक्सचेंज भी होता है कि हम नए नॉन करंट एसेट को खरीदने के लिए पुराना एक्सचेंज करते हैं, उसकी वजह से नए नॉन करंट एसेट की वैल्यू में कुछ डिस्काउंट मिल जाता है, एंड दैट इज नोन एज द पार्ट एक्सचेंज वैल्यू। अब अगर पार्ट एक्सचेंज वैल्यू की एंट्री इस MCQ के लिए पता होनी चाहिए। अब पार्ट एक्सचेंज वैल्यू की स्पेसिफिक एंट्री क्यों बनती है, तो मैंने डेप्रिसिएशन की जो प्ले लिस्ट है उसमें मैंने एक पार्ट एक्सचेंज का क्वेश्चन किया हुआ है, उसमें मैंने पार्ट एक्सचेंज की एंट्रीज और कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कस किए, तो आप लोग उसको रेफर कर सकते हैं जाके। तो पार्ट एक्सचेंज वैल्यू की एंट्री होती है, नॉन करंट एसेट या मोटर व्हीकल में डेबिट होता है और डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट होता है, तो इसका आंसर डी होगा। A non-current asset of a business cost 300,000 in 2021. It is depreciated using the reducing balance at the rate of 40% per annum. A full year's depreciation is provided in the year of acquisition but none in the year of sale. Acquisitions means purchase. The financial year for business ends on 31st December. In 2023, the item was sold for 150,000. Disposal cost of 15,000 were incurred. What was the profit on disposal? फुल ईयर इन द ईयर परचेज, नन इन द ईयर ऑफ सेल, और दिसंबर में ईयर एंड होता है, तो इस पर 2 इयर्स का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, 2021 2022। तो उस पर 2021 का डेप्रिसिएशन इस 300,000 पे ही लगेगा, तो ये हो जाएगा 120,000। फिर जो 2022 का डेप्रिसिएशन है वो वो नेटबुक वैल्यू पे चार्ज होगा, विच इज 180,000। तो ये हो गया 72,000।
इसकी फाइनल नेटबुक वैल्यू 108,000 है। अब मैं तो प्रेफर करता हूँ, लेकिन मैं आपको उसको डिस्पोजल अकाउंट भी करके दिखा दूंगा, कोई इशू नहीं है। अब देखिए, इसको मुझे इस डिस्पोजल प्रोसीड है 150,000, तो प्रोसीड्स और नेटबुक वैल्यू को कंपेयर करके हम गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल निकाल सकते हैं, लेकिन इस पे डिस्पोजल कॉस्ट भी है। तो ऑब्वियसली मैं चाहूंगा कि नेटबुक वैल्यू के अलावा वो डिस्पोजल कॉस्ट को भी एक्सीड करे अगर गेन ऑन डिस्पोजल होना है, वरना मुझे लॉस ऑन डिस्पोजल होगा। और एसेट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए हमने कुछ खर्चा या एक्सपेंस बेयर किया है, तो ऑब्वियसली उसको भी हम अकाउंट फॉर करेंगे वाइल कैलकुलेटिंग गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल। 150 माइनस 108 प्लस 15, तो हमें इस पे 27,000 का गेन ऑन डिस्पोजल है। ऑल्दो उसके लिए आप डिस्पोजल अकाउंट से भी काम चला सकते हैं। तो इसकी कॉस्ट है 300,000, इसको बेच के हमें 150,000 मिला है। अच्छा, डिस्पोजल कॉस्ट देके इसने पे की होगी तो बैंक में क्रेडिट हुई होगी, या अदर पेबल क्रेडिट हुआ होगा, या डेबिट होगा डिस्पोजल अकाउंट में। और इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसका हो जाएगा 120 प्लस 72, तो ये हो जाएगा 192,000, ये या क्रेडिट हो जाएगा। तो देखिए 150 प्लस 192, 150 प्लस 192, 342 बन रहा है, जो कि 315,000 से ज्यादा बनेगा। और डेबिट साइड का टोटल 315,000 होगा, तो 342,000 में से अगर मैं 315 माइनस कर दूं, तो उसके स्टिल मेरा 27,000 का गेन आ रहा है, जो यहाँ डेबिट होगा और इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट होगा। A business receive 100 cash from a credit customer in settlement of a debt. When recorded in an error of commission was made. इसका मतलब हमने किसी और ट्रेड रिसीवेबल या क्रेडिट कस्टमर के अकाउंट में इसको क्रेडिट कर दिया। अच्छा, एरर ऑफ कमीशन इज एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। तो हमें इसमें से कोई ऐसा आंसर ढूंढना चाहिए जो इस बात को रिफ्लेक्ट करे। अगर आप ऑप्शन सी देखें, द टोटल ऑफ बोथ कॉलम्स वाज द सेम एज इफ द एरर हैड नॉट टेकन प्लेस। अगर ये एरर कर भी दिया, ट्रायल बैलेंस स्टिल बैलेंस हो जाएगा। जैसे ए बी डी में कह रहा है कि दोनों साइड पे डिफरेंट आएगा, और डी में कह रहा है कि दोनों अंडरस्टेट होंगे। नहीं, टोटल सेम आएंगे और मैच करेंगे, तो इसका आंसर सी होगा। The company's trial balance include a suspense account. It was found that the only errors were discount received of 240 and discount allowed of 312, which both had been entered on the incorrect sides of the respective ledger accounts. तो उसका मतलब डिस्काउंट रिसीव को डेबिट कर दिया उसके अकाउंट में जबकि वो इनकम होती है, और डिस्काउंट अलाउड को हमने उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जबकि वो एक्सपेंस होता है। तो जब भी हम रिवर्सल में एरर करते, हमें डबल से उसकी करेक्शन करनी पड़ती है। अगर आप एग्जैक्ट उसी अमाउंट से एंट्री पास कर देंगे, तो वो सिर्फ डेबिट साइड में भी अमाउंट आ जाएगी, क्रेडिट साइड में भी अमाउंट आ जाएगी, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी, लेकिन वो एरर की करेक्शन नहीं होगी, तो इसलिए डबल किया जाता है एरर की करेक्शन के लिए। अब इस पर प्रॉब्लम क्या कि दोनों की अमाउंट डिफरेंट है, तो डेफिनेटली डिफरेंस जो है वो सस्पेंस अकाउंट में जाएगा। अगर दोनों की अमाउंट सेम होती, तो फिर सस्पेंस अकाउंट की हमें कोई नीड नहीं पड़ती। तो ये एंट्री एक्चुअली हम खुद ही बना सकते हैं इसकी। सबसे पहले आपका डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा, आप 312 को 2 से मल्टीप्लाई करा दें, तो दैट इज 624। फिर डिस्काउंट रिसीव डबल से क्रेडिट होगा, 240 इंटू 2, तो दैट इज 480।
इस वक्त क्रेडिट साइड शॉर्ट है डेबिट साइड से, तो क्रेडिट साइड में सस्पेंस के अमाउंट पोस्ट डिफरेंस पोस्ट होगा, तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट होगा 624 माइनस 480, तो ये है 144। अब जिस ऑप्शन में बस ये एंट्री वो हमारा आंसर हो जाएगा। Which statements describe the benefits of preparing a bank reconciliation statement? Check the accuracy of the transactions recorded on the bank statement। बिल्कुल, तो वन, तो जिस पे वन नहीं है वो तो आंसर होगा ही नहीं, बाकी तीनों में उसने वन दिया हुआ है। Ensure the cash entity agrees with the total column in the cash book। जो बैंक निगोशिएशन है वो कैश बुक के बैंक कॉलम्स के लिए बनती है, कैश एट बैंक की और बैंक स्टेटमेंट को कंपेयर करने के लिए बनाई जाती है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो अब जिनमें टू है वो भी आंसर नहीं होगा, तो ए भी गया। अब हमारा बी या सी में से आंसर होगा। एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड्स बाय मेंबर्स ऑफ स्टाफ। तो देखिए कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं होता, रिड्यूस होता है, रिड्यूस। तो फिर ऑप्शन थ्री भी जिसमें है वो आंसर नहीं होना चाहिए। तो अब देखिए हमारा 1 और 4 बच गया। इंश्योर दैट ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंटेन अप टू डेट फॉर फिगर फॉर कैश एट बैंक। बीआरएस हम बनाते ही इसलिए ताकि हम बैंक स्टेटमेंट को और कैश एट बैंक का या कैश बुक के बैंक कॉलम्स के बैलेंसेस को इक्वल कर ले या रिकनसाइल कर ले, सो दैट वी कैन कॉन्फिडेंट कि जो कैश एट बैंक का बैलेंस हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यूज करेंगे वो करेक्ट है। A trader's cash book shows a debit balance of 12460 at 30 April. Bank charges of 4500 have not been entered in the cash book. A check for 1440 received from a credit customer and a check for 140 paid to a supplier appear in the cash book but not on the bank statement. What is the balance shown on the bank statement at 30 April? जब भी ये पूछे ना कि बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस, तो देखिए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में कंपनी खुद से बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को करेक्ट करती है, वो बैंक की तरफ से बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस पे करेक्शन नहीं होती। तो जब भी वो बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस पूछे तो आपको बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस बिफोर करेक्शन ऑफ एरर्स इन द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो हम कैश बुक का करेक्टेड बैलेंस निकाल लेंगे। तो डेबिट बैलेंस है कैश बुक, क्योंकि हमारा एसेट होता तो पॉजिटिव बैलेंस है 12460, उस पर से बैंक चार्जेस क्रेडिट होंगे या माइनस होंगे, और कोई एरर है और कोई एडजस्टमेंट है नहीं कैश बुक की, यानी इसके बैंक कॉलम की 7960। अब हमें ग्रफ बीआरएस बनाएंगे। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस हमारे पास नहीं है। अब इस पे चेक रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर नॉट ऑन द बैंक स्टेटमेंट अपीयर इन द कैश बुक बट नॉट ऑन द बैंक स्टेटमेंट। तो ये हमने रिसीव कर लिया लेकिन बैंक ने इसको एडजस्ट नहीं किया, तो ये अनक्रेडिटेड डिपॉजिट है। इवेंचुअली इससे बैंक का बैलेंस इंक्रीज होगा, बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस इंक्रीज होगा, तो ये ऐड होगा। और हमने अनप्रेजेंटेड चेक 1740 का चेक सप्लायर को पे किया है, लेकिन उसको बैंक ने हमारे अकाउंट से एडजस्ट नहीं किया, तो ये अनप्रेजेंटेड चेक है। इवेंचुअली इससे बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस डिक्रीज होगा। और बीआरएस पे जब हम बैंक स्टेटमेंट की करेक्शन करते हैं बैलेंस की, तो वो कैश बुक के करेक्टेड बैलेंस के इक्वल आता है। तो ये जो कैश बुक का करेक्टेड बैलेंस है इसको हम यहाँ आंसर यूज करेंगे। तो ये 7960 प्लस 1740 माइनस 14470, तो यह है 4770। अब इसमें नेगेटिव बैलेंस आया है, अब वैसे आपको कैलकुलेशन से आपकी जान नहीं छूटती, आपको यह भी बताना होता है कि वो डेबिट बैलेंस है या वो क्रेडिट बैलेंस है। तो सी और डी तो होंगे ही नहीं, ए या बी में से आंसर है। तो देखिए के लिए हमारा बैंक के लिए हमारा पैसा या अकाउंट लाइबिलिटी होता है, तो
तो तो बैंक स्टेट जो हमारा बैंक किसी ट्रांजैक्शन से बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है, बैंक्स को क्रेडिट करता है। किसी ट्रांजैक्शन से डिक्रीज होता है तो बैंक्स को डेबिट करता है। तो अगर बैंक स्टेटमेंट में डेबिट बैलेंस इज अ नेगेटिव बैलेंस, which means that business has to make a payment to the bank, or bank will receive amount from its business customer. तो इसका आंसर बी होगा। तो अभी हम एमसीक्यू 11 से कंटिन्यू करेंगे। A credit customer gave cash to a sales ledger clerk in part settlement of a debt. The clerk was dishonest and kept the cash for himself. He entered the receipt in the customer's sales ledger account but made no entry in the cash book. तो उसने एक रिसीट फ्रॉम कस्टमर है, तो उसने उसको सेल्स लेजर अकाउंट में, तो उसके यानी उसके ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट में एंटर कर दिया, लेकिन उसको कैश बुक से ओमिट कर दिया। और कैश बुक में अगर समझ ले ओमिटेड है, तो प्रोबेबली ओमिटेड इन कंट्रोल अकाउंट्स। अब इस अकाउंटेंट की इस क्लर्क की गलती है कि अगर से फ्रॉड करना ही था तो इसे सेल्स लेजर में भी रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए था। अगर उसमें रिकॉर्ड नहीं करता तो फिर कंट्रोल अकाउंट्स और जब सेल्स लेजर अकाउंट्स के बैलेंसेस की रिकंसिलेशन होती है तो उसमें ये चीज़ रिवील नहीं होती। लेकिन इसने एक जगह रिकॉर्ड कर दिया और एक जगह नहीं किया। तो अब जब वो आगे अकाउंटेंट्स कंट्रोल अकाउंट की और सेल्स लेजर बैलेंसेस के टोटल की रिकंसिलेशन करेंगे, तो कंट्रोल अकाउंट में अमाउंट होगी और वहाँ सेल्स लेजर अकाउंट्स में नहीं होगी। तो इन दैट वे probably this clerk will be exposed for doing fraud. तो देखिए बैंक रिकंसिलेशन से तो उसका कोई लिंक ही नहीं है। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट से भी नहीं, क्योंकि उसने सेल्स लेजर अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। तो फिर जो कस्टमर को हम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट भेजेंगे उस पर भी होगा, तो इस तरह तो कुछ ये इस तरह फ्रॉड आइडेंटिफाई नहीं होगा। इतना ट्रायल बैलेंस नहीं, सबसे ज्यादा पॉइंट बी से पता चलेगा जब सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट की रिकंसिलेशन होगी, तो उसमें ये पकड़ा जाएगा। The following information is available: trade receivables at start, trade receivables at end of the year, trade discount given to credit customers. This is not recorded in the books. Cash discount taken by customers, irrecoverable debt, increase in allowance for irrecoverable debt. अब वो पीएफडी की जगह अलाउंस फॉर इररिकवरेबल डेट यूज कर रहा है। सो दिस इज पीएफडी, और ये सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, ये ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता, क्योंकि जो ट्रेड रिसीवेबल्स का फाइनल बैलेंस है एसएलसी का, उस पर तो ये कैलकुलेट किया जाता है। और अगर इसकी एंट्रीज का भी आपको आइडिया हो तो इसमें जो है वो इसकी कोई एंट्री नहीं होती, इसकी कोई एंट्री यहाँ नहीं बनती ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट में। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर। तो जब इतनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो इट्स बेटर टू प्रिपेयर रफ सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट और ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। और वर्किंग का टी अकाउंट है तो उसे बिल्कुल आप रफ रखें। डिस्काउंट अलाउड। और जिसको अभी भी आइडिया नहीं है कि कोई चीज़ ट्रेड रिसीवेबल्स में एसएलसी में डेबिट होती है या क्रेडिट की होती है, तो कंट्रोल अकाउंट्स मैंने अपने चैनल में कवर किया हुआ है, तो वो कंट्रोल अकाउंट्स पे लेक्चर या किसी भी क्वेश्चन को जाके देख सकता है, या लेक्चर वीडियो से अंडरस्टैंड कर सकता है कि कोई एंट्री डेबिट या क्रेडिट की होती है यहाँ। अब हम डिफरेंसेस सेल्स निकाल लेंगे।
At a business financial year end, there were expenses owing, expenses prepaid, income owing, and income received in advance. How will the ledger account balances brought down at the start of the new financial year appear in the general ledger? तो अगर ओपनिंग कोई डेबिट बैलेंस है तो वो डेबिट साइड में ही आएगा, अगर ओपनिंग कोई क्रेडिट बैलेंस है तो वो क्रेडिट साइड में ही आएगा। तो इसमें से देखिए जो हमारा एक तो ये इनकम ओइंग है और एक्सपेंसेस प्रीपेड है, ये एसेट होते हैं, तो इनके डेबिट बैलेंसेस होंगे। तो डेबिट डेबिट वेरेस प्रीपेड एक्सपेंसेस, वेरेस एक्सपेंसेस ओइंग और एक्रूड एक्सपेंसेस, या ये जो प्रीपेड इनकम है ये क्रेडिट एक लाइबिलिटी होती है तो उनके क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम आंसर चूज कर लेंगे। तो ये ऑप्शन सी में रिफ्लेक्ट कर रहा है। A business prepared a statement of profit or loss for the year ended 31st December. During that year on 30 April, a non-current asset had been sold. The following information is available in respect of this item. Cost, sales proceeds, residual value, carrying value at 1 January. Carrying value is another word for net book value. Useful economic life. Non-current assets are depreciated using the SLM, with depreciation being charged for each month of ownership. No accounting entries had been made in respect of this non-current asset for the year ended December. What is the effect of this omission on the profit for the year? और ये डिस्पोज्ड ऑफ एनसीए की इंफॉर्मेशन दी है। और ड्यूरिंग द ईयर 30 अप्रैल को सेल हुआ है, इसका ना करंट ईयर में भी ईयर ऑफ डिस्पोजल में 4 मंथ यूज किया है। और मंथली बेसिस पे अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करें तो यूजुअली ईयर ऑफ डिस्पोजल में भी जितने मंथ्स नॉन करंट एसेट को यूज किया उतने मंथ्स की डेप्रिसिएशन चार्ज होती है। तो उसमें एक आइटम है इसका डेप्रिसिएशन और दूसरा है गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल। तो ये दो एंट्रीज नहीं होंगे, दोनों कैलकुलेट करना पड़ेगा और उनका मेरा नेट इफेक्ट बताना है ऑन प्रॉफिट। कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू स्ट्रेट लाइन है, डिवाइडेड बाय यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ। तो 15,000 प्रॉब्लम क्या कि इस फॉर्मूला से एनुअल डेप्रिसिएशन आती है और हमने इसको 4 मंथ्स यूज किया तो मुझे इसका 4 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चाहिए। तो इसी का मैं 4/12 कर दूं तो 4 मंथ्स का आ जाएगा। तो दैट इज 5,000। अच्छा, अब देखिए हमने इसको डिस्पोज ऑफ किया 30 अप्रैल को, और प्रॉब्लम क्या है कि जो नेट बुक वैल्यू है ये 1 जनवरी की दी है इसने, और डिस्पोज ऑफ 30 अप्रैल को किया, तो जिस डेट पे हम डिस्पोज ऑफ कर रहे होते हैं उसी डेट की नेट बुक वैल्यू होनी चाहिए। तो हमें इसकी 30 अप्रैल की भी नेट बुक वैल्यू निकालनी होगी और ये बहुत ही ईजी है। आपको ईयर बिगनिंग की उसने नेट बुक वैल्यू दी हुई है, उस पर से करंट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज हम माइनस कर देंगे जो 4 मंथ्स का डेप्रिसिएशन है। तो इसका अपडेटेड नेट बुक वैल्यू है 47,500। और इसके सेल्स प्रोसीड्स हैं डिस्पोजल प्रोसीड्स। तो इसके प्रोसीड्स हैं 53,500 माइनस 47,500। तो अगर हम देखें प्रोसीड जो है नेटबुक वैल्यू से ज्यादा है तो गेन ऑन डिस्पोजल हुआ है 6,000 का।
तो अगर हमने गेन ऑन डिस्पोजल ओमिट किया है तो 6000 से अंडरस्टेट हुआ होगा, और अगर हमने इसका डेप्रिसिएशन ओमिट किया है तो 5000 से ओवरस्टेट हुआ होगा। तो ओवरऑल देखे तो अंडरस्टेटेड की वैल्यू ज्यादा है, ओवरस्टेटेड की वैल्यू कम है, तो ओवरऑल ये 1000 से अंडरस्टेट हुआ है प्रॉफिट। और उसने इफेक्ट ऑफ करेक्टली सीधा सीधा इफेक्ट ऑफ दिस ओमिशन ऑन प्रॉफिट पूछा है, तो दिस इज द आंसर। The owner of a business prepared draft financial statements for the year ended 31st December. It was discovered the following transactions occurring during the year had not been recorded. A check for 500 had been received for commission. अच्छा, इस पे से पहले हम इसको पढ़िए, देख लेते हैं उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। विच ट्रांजेक्शंस विल अफेक्ट बोथ द ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड द टोटल वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। तो द फर्स्ट थिंग इज कि नेट एसेट्स इज अनदर वर्ड फॉर इक्विटी। तो नेट एसेट्स पे अगर इफेक्ट देखना है तो देयर आर टू वेज। वन, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू इक्विटी, अकाउंटिंग इक्वेशन से देख लें। सेकंड, अब इस पे देखें सोल ट्रेडर है तो उसका जो इक्विटी सेक्शन है उससे भी इसका कैपिटल आ जाता है, उस व्यू पॉइंट से भी आप देख सकते हैं। तो जब भी इफेक्ट ऑन कैपिटल या इक्विटी पूछे या नेट एसेट्स पूछे तो देयर आर टू वेज टू डील विद दिस। प्रॉब्लम क्या है, कमीशन अर्न। अब ये जो है आफ्टर ग्रॉस प्रॉफिट एडजस्ट होता है, और हमें ऐसे चूज करने जिसका ग्रॉस प्रॉफिट पर नेट एसेट दोनों इफेक्ट हो। अब इसका नेट एसेट्स पे तो इफेक्ट होगा ऑब्वियसली, क्योंकि अगर एसेट माइनस लाइबिलिटीज इक्वल इक्विटी से देखें तो एसेट इंक्रीज हो रहा होगा, और अगर इक्विटी सेक्शन के व्यू पॉइंट से देखें तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ेगा तो इक्विटी बढ़ेगी इसकी। तो जिस जिसमें वन है वो आंसर नहीं है। अब सी या डी में से आंसर होगा। कैश अमाउंट टू 2900 वॉज रिसीव फ्रॉम अ सेल ऑफ गुड्स विच हैज कॉस्ट 3000। अब हमने गुड्स लॉस पे तो बेचे, लेकिन इसका क्योंकि रेवेन्यू पे इफेक्ट होगा तो उसका ग्रॉस प्रॉफिट पे इफेक्ट होगा, और इसका प्रॉफिट पे इफेक्ट होगा तो इसका इक्विटी पे भी इफेक्ट होगा। तो टू तो फॉर श्योर है ही है, तो इन दैट वे हम डी डी भी आंसर नहीं होगा। वेर इज हम थ्री देखें, इन्वेंट्री 5000 हैड बीन टेकन, गुड्स की ड्राइंग, इसका जीपी पे भी इफेक्ट है, क्योंकि ये गुड्स की ड्राइंग कॉस्ट ऑफ सेल्स में से एडजस्ट होगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो रेवेन्यू में से माइनस करने से ग्रॉस प्रॉफिट आता है, और इसका ड्राइंग्स पे इफेक्ट है। ड्राइंग्स भी जो है वो नेट एसेट्स या इक्विटी को डिक्रीज करेगी। अच्छा, फोर की प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे नॉन रिकरेंट ऐसे डिक्रीज होगा 6500 से, और फोर में थोड़ा बता देता हूँ। 7000 से करंट एसेट बढ़ेगा और 6500 से एनसीए डिक्रीज होगा, तो ओवरऑल 500 से टोटल एसेट इंक्रीज होंगे, तो उससे ऑब्वियसली इक्विटी बढ़ेगी इसकी। लेकिन ये जो, और ये 500 एक तरह से गेन ऑन डिस्पोजल भी है, तो ये एडजस्ट होता है आफ्टर ग्रॉस प्रॉफिट, तो इसलिए फोर भी आंसर नहीं होगा, तो आंसर इज सी। A business sells some inventory for 80 on credit. They said originally cost 50. How does this affect the SOFP? इसमें ये होगा कि देखिए क्रेडिट में अगर बेचा है तो ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज होगा 80 से, और हम इन्वेंट्री सेल करें तो ऑब्वियसली अवर इन्वेंट्री इज गोइंग टू रिड्यूस बाय
50, क्योंकि इन्वेंट्री तो कॉस्ट पे एडजस्ट होती है। ओवरऑल करंट एसेट्स मेरे 30 से इंक्रीज होंगे, और अगर मेरे एसेट्स इंक्रीज, करंट एसेट इंक्रीज होंगे तो टोटल एसेट्स भी इंक्रीज होंगे। टोटल एसेट इंक्रीज होंगे तो उससे कैपिटल भी इंक्रीज होगा। और इसका एक और भी है कि 30 से इसका प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा। अगर आप सोल ट्रेडर का इक्विटी सेक्शन के व्यू पॉइंट से देखें तो प्रॉफिट बढ़ेगा तो तब भी हमारी इक्विटी इंक्रीज होगी। तो इसका आंसर ये है। विच एंट्रीज आर मेड टू रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। अब मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, जब भी पार्टनरशिप पढ़ा रहा होता हूँ, कि देखिए P2 में तो वो एंट्रीज नहीं पूछता, उसमें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं या टी अकाउंट्स बनाने होते हैं, करंट और कैपिटल अकाउंट के। लेकिन MCQs पे वो आपसे एंट्री भी पूछ लेता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखें, आप लोग का अप्रोप्रिएशन अकाउंट से माइनस हो रहा होता है, क्योंकि आउट ऑफ प्रॉफिट पार्टनर्स को दे रहे होते हैं, तो मीन्स वो अप्रोप्रिएशन अकाउंट से डेबिट हो रहा है, और करंट अकाउंट में ऐड हो रहा होता है, तो एक तरह से उस पर क्रेडिट हो रहा होता है। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट क्रेडिट। LMN partnership sharing profit and losses in the ratio 3:2 respectively for the year ended. Their statement of profit or loss showed profit for the year. Following information relates to partnership. Interest on loan from L totals. So total interest on capital, total interest on drawing, total salaries. How much of the residual profit will L receive? इंटरेस्ट ऑन लोन इसलिए एडजस्ट नहीं होगा क्योंकि उसने प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया है, तो यहाँ इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो जब हम ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते हैं तो प्रॉफिट फॉर द ईयर या प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन आती है पार्टनरशिप की। तो सीधा अगर हम एक रफ एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के रेसिडुअल प्रॉफिट निकाल लें तो हम उसमें एल का शेयर निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होगा, पार्टनर्स को अमाउंट ऑफ प्रॉफिट देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस रिसीव करा होता है पार्टनर से, तो वो हमारे प्रॉफिट में ऐड होगा। सैलरीज इन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पार्टनर्स को दे रहे होते हैं तो वो माइनस होगी। इससे हमारा रफ RP आ जाएगा। तो दैट इज 46,600, और उसमें से उसने एल का शेयर पूछा है। ये रेशियो है 3:2, तो उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 3/5 हो जाएगा, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट अपॉन टोटल होता है। तो आप देख सकते हैं 27960। विच रिजर्व्स आर रेवेन्यू रिजर्व। देखिए रिवैल्यूएशन रिजर्व कैपिटल रिजर्व है, शेयर प्रीमियम कैपिटल रिजर्व है, रिटेन अर्निंग का जनरल रिजर्व है। A limited company has the following in its statement of financial position at 31st March। कंपनी में तो देखिए पहले MCQ रीड ही नहीं किया करें, एट टाइम्स इस पे डेटा ज्यादा भी दिया हुआ होता है। आप ये देख ले कि वो पूछ क्या रहा है, उसके हिसाब से अपनी वर्किंग्स को आप अप्रोच करें। व्हाट आर द बैलेंसेस ऑन द रिजर्व्स अकाउंट्स आफ्टर द बोनस इशू हैड बीन मेड। तो हमें रिटेन अर्निंग्स का शेयर प्रीमियम का सब अपडेटेड बैलेंस बताना है। अगर उसने टोटल इक्विटी पूछा होता तो हम शेयर प्रीमियम को इग्नोर, बोनस इशू को इग्नोर कर देते, क्योंकि टोटल इक्विटी में इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन ये स्पेसिफिक जो रिजर्व्स में हैं इनमें बोनस इशू का इफेक्ट होगा बिल्कुल, तो हम बोनस इशू की एडजस्टमेंट यहाँ करेंगे। ऑर्डनरी शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग शेयर प्रीमियम। ऑर्डनरी शेयर पार वैल्यू ऑफ 0.4 ईच।
A bonus issue is made on the basis of 3 ordinary shares for 8 held at 31st March. The issue is made so that reserves are kept in the most flexible form. ये लिखा हुआ या ना लिखा हुआ, पहले शेयर प्रीमियम यूज होता है, फिर कोई रेवेन्यू रिजर्व हम यूज करते बोनस इशू के लिए. सबसे पहले हम नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेंगे जो. तो ये देखिए 200,000 वैल्यू है और पार वैल्यू इज 0.4. तो यह है 500,000 शेयर्स. तो बोनस इशू के पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि जो स्टेटमेंट बोलता है 3 for 8, जिसके पास 8 शेयर्स उसको 3 मिलेंगे, ये नंबर ऑफ शेयर्स या शेयर्स की क्वांटिटी के लिए स्टेटमेंट होता है, शेयर्स की वैल्यू के लिए नहीं होता. तो इसका इजी वे आउट है, ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. जो फर्स्ट नंबर लिखा 3 उसको हम न्यूमरेटर में रखें, जो सेकंड नंबर है उसको आप डिनोमिनेटर में रखें, उसको करंट शेयर से आप मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ शेयर से, तो जैसे बोनस इशू के शेयर्स आ जाएंगे. अब जो ऑब्वियसली रिटेन अर्निंग का शेयर प्रीमियम में अपडेट होगा या शेयर प्रीमियम में इसकी सिर्फ एडजस्टमेंट होगी, वो वैल्यू पे डिपेंड करेगा, तो मुझे बोनस इशू की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी. तो बोनस इशू हमेशा पार वैल्यू पे होता है, 0.4 को 187,500 से करा दें. तो पहले हम देख लेते हैं कि शेयर प्रीमियम सफिशिएंट है बोनस इशू को करवाने के लिए या नहीं. अगर आप देखें शेयर प्रीमियम में 80,000 है, तो सारा बोनस इशू हम शेयर प्रीमियम से ही करवा सकते हैं. तो ये सिर्फ 5,000 बचेगा. रिटेन अर्निंग हमें यूज ही नहीं करना पड़ा, तो उसका और उसकी कोई ट्रांजेक्शन दी नहीं है, तो रिटेन अर्निंग का बैलेंस अनचेंज रहेगा. तो ये इसका आंसर हो जाएगा. अब कंपनीज कैलकुलेटेड इन्वेंट्री टर्नओवर फॉर 2 सक्सेसिव ईयर्स, और ये इन्वेंट्री टर्नओवर डेज में दिया हुआ है. तो अब देखिए 90 डेज से 120 डेज हो गया, तो डेज में ये वर्सल हो गया. इट मीन्स ज्यादा डेज लग रहे हैं ऑन एवरेज इन्वेंट्री को बाय करने में और सेल करने में, तो दिस इज एक्चुअली नॉट गुड फॉर द बिजनेस. तो उसका नाम से इन्वेंट्री सेल करने में टाइम लग रहा है ज्यादा. कंपनी डायरेक्टर फॉलो सजेस्टेड द फॉलोइंग रीजंस फॉर द चेंज. व्हाट आर पॉसिबल रीजंस फॉर द चेंज? देखिए सेल्स डिक्रीज होना तो फॉर श्योर है, तो सेल्स इंक्रीज अगर हो रही होती तो इन्वेंट्री टर्नओवर इन डेज रिड्यूस हो गया होता. तो जिसमें फोर है वो आंसर ही नहीं होगा. अब सिर्फ दो बच गए. अच्छा, और इन्वेंट्री हो सकता है ज्यादा परचेज करो उसी की वजह से वो सेल नहीं हो रही. अगर ज्यादा इन्वेंट्री परचेज कर रहा है तो ऑब्वियसली फिर ज्यादा टाइम उसे सेल करने में भी लगेगा. परचेज डिक्रीज अगर मैंने कर रही होती तो उससे इन्वेंट्री डिक्रीज हो जाती. अगर इन्वेंट्री डिक्रीज हो जाती तो ये रेशियो डिक्रीज हो जाता, क्योंकि डेज का फॉर्मूला होता है जो हमारा नॉर्मली टाइम्स वाला फॉर्मूला है उसका रिवर्स होता है. तो देखिए अगर एवरेज इन्वेंट्री, अगर परचेजेस डिक्रीज कर रहा होता तो उसकी एवरेज इन्वेंट्री डिक्रीज हो जाती, उससे ही रेशियो डिक्रीज हो जाता, तो एक्चुअली वर्सन नहीं होता. तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता आंसर इसका. वेर एज परचेजेस इंक्रीज होंगी तो इन्वेंट्रीज की इंक्रीज होगी, एवरेज इन्वेंट्री भी इंक्रीज होगी, और उसी से चांसेस है कि रेशियो वर्सन हुआ होगा. और सेल्स इंक्रीज होने से भी सेल्स डिक्रीज अगर इसकी हो रही है तो उससे इन्वेंट्री बड़ी होगी, रेशियो डिक्रीज हुआ होगा.
The following information is available for a business at the end of its financial year. What is the trade receivables turnover? तो उसके लिए क्रेडिट सेल्स रेलेवेंट होता है और ट्रेड रिसीवेबल्स रेलेवेंट होता है, बस तो हम सीधा इसको कैलकुलेट कर देंगे. अकाउंट रिसीवेबल 16,000, ट्रेड रिसीवेबल्स अपॉन क्रेडिट सेल्स 220,000 मल्टीप्लाई बाय 365. इसको मैं यहाँ पे आप लोग करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ये फिर ताकि आप लोग को समझ आ जाए डेज में इसका आंसर लेना कैसे, क्योंकि एट टाइम्स पे डेसिमल की प्रॉब्लम होती है. तो देखिए ये आया 26.5. तो उसको आपको नियरेस्ट डे पे राउंड ऑफ करना होता है, डेसिमल के बाद वैसे ही 5 है तो ये 27 हो जाएगा. तो 27 इसमें. A business commenced trading on 1 January. The purchases and sales of inventory for January were as follows. Purchases different date पे purchases और sales हो रही है. The business uses the FIFO method of inventory valuation. What was the gross profit for January? अब इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेरा प्लान था अपने चैनल पे कवर करने का, लेकिन इस सेशन में ये जो मेरे अराउंड 7 to 8 months टॉपिकल पास पेपर्स की कंपाइलेशन में गए, एंड दैट इज अ प्रीटी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. तो AS2 दोनों के फाइनेंशियल के टॉपिकल पास पेपर्स और फिर दोनों के कॉस्टिंग के टॉपिकल पास पेपर मैंने दोनों सेपरेट सेपरेट बनाए थे. तो उसकी वजह से मैं इस बार जो सिलेबस कंप्लीट करने का प्लान था अपने चैनल पे वो हो नहीं सका, लेकिन इससे जितना हो सकेगा उतना मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ये. तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के MCQ में सबसे पहले इन्वेंट क्लोजिंग इन्वेंट्री यूनिट्स पे निकाल लें. तो देखिए इसने कमेंस 1 जनवरी से ट्रेडिंग कमेंस किए, तो इसका मतलब इसकी ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं होगी. तो सिंपली हो जाएगा परचेजेस माइनस सेल्स यूनिट्स. परचेजेस के इसके यूनिट देखिए 3 और 3 6 हो जाएंगे. इसके सेल्स के यूनिट्स 2 और 2 4 है, तो 2 यूनिट्स है सिर्फ. और फीफो में क्या होता है कि हम जो प्रीवियस परचेजेस या प्रीवियस जो इन्वेंट्री परचेज करते हैं उसको हम पहले सेल करते हैं, या प्रीवियसली जो हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं उसको हम पहले प्रोडक्शन में यूज करते हैं. तो ये जो 2 यूनिट्स है ये सबसे लास्ट परचेज, सबसे रिसेंट परचेज में से बचा होगा. तो हम क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू भी निकाल लेंगे. तो ये 2 यूनिट्स इस लास्ट परचेजेस में बचे होंगे. पर यूनिट कॉस्ट 250 है, तो ये इन्वेंट्री की वैल्यू मेरी 500 हो गई. ग्रॉस प्रॉफिट इजी आप एक रफ इनकम स्टेटमेंट बना ले उससे हो जाएगा. रेवेन्यू हो जाएगा 2 into 400 प्लस 2 into 400. तो ये हो गया 1600. अच्छा मैं रिकमेंड करूंगा कि रफ इनकम स्टेटमेंट जरूर बना ले, वरना यूजुअली स्टूडेंट मिस्टेक क्या करता है जल्दी में, वो रेवेन्यू में से क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर देता है, जबकि वो कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस हो रही होती है. ओपनिंग इन्वेंट्री तो है नहीं परचेजेस. ये भी आराम से कैलकुलेट हो जाएगी. 3 into 200 प्लस 3 into 250. तो ये है 1350. और क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू मैंने यहाँ निकाल ली 500. तो 1350 माइनस 500 850. तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट 750 मेरा आ गया. A company has asked to quote a price for a specific job. Estimated costs are as follows: direct material, direct labor. Overheads are charged at 50% of labor cost. अच्छा, प्रॉफिट इज 20% ऑफ द टोटल जॉब कॉस्ट. ये इसका मार्कअप है. व्हाट इज द टोटल ऑफ द कोटेशन फॉर द जॉब?
तो हमें इस पे सेलिंग प्राइस निकालनी है इसकी। तो 24 बड़े आराम से हो जाएगा इसकी। तो ये वेरिएबल प्लस फिक्स कॉस्ट से पहले हम इसकी टोटल कॉस्ट निकालेंगे। इसकी 2000 है, इसका डायरेक्ट लेबर जो है वो 3300 है। फिक्स कॉस्ट को उसने आपको बड़ा इजी बता दिया, ओवरहेड्स ऑफ फिक्स कॉस्ट में। लेबर कॉस्ट का सिंपली 50% निकालना है। तो ये 1650 हो गया। इससे मेरी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो ये हो गया 6950। अब इसी पे मैं मार्कअप लगा दूंगा। मार्कअप जो है वो कॉस्ट पे पर लगता है। 6950 मल्टीप्लाई बाय 20%। 1390, 1390। 6950 प्लस 1390 से हमारी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो ये है 8340। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एमसीक्यू है 25। अब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हैज अ सर्विस डिपार्टमेंट एक्स and pro production departments Y and Z. Department Z is labor intensive. How is overhead absorption rate set for department Z? तो उसमें इसने एक्चुअली टेस्ट किया कि हम नॉर्मली जो एब्जॉर्प्शन की सारी कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं P2 में जब हम पूरा क्वेश्चन कर रहे होते हैं, जिसमें ओवरहेड एनालिसिस शीट बनवाता है, जिसमें हम पहले जो फिक्स्ड ओवरहेड्स है उसको अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स प्रोडक्शन और सर्विस रिपोर्शन करते हैं। उसके बाद सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट रिपोर्शन होती है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में। उससे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के फाइनल ओवरहेड्स आ जाते हैं। और फिर सपोज करिए डिपार्टमेंट जेड के जो फाइनल टोटल ओवरहेड्स होंगे उसको उसकी एक्टिविटी से डिवाइड करवा के, जैसे इस पे लेबर इंटेंसिव कह रहे हैं, तो उसका ना डिपार्टमेंट जी के जो टोटल ओवरहेड्स हैं वो उसके लेबर आवर्स, बजटेड लेबर आवर्स अगर हम डिवाइड करा देंगे तो उसका ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगा। तो हमें यही देखना है कि कौन सा इसमें से कौन सा चॉइस जो है वो उस पर ये सीक्वेंस प्रॉपरली मैंशनड है। और इसको बिल्कुल हमें सीक्वेंस में चूज करना है, आगे पीछे हमें चूज नहीं करना है, क्योंकि एक टास्क एक सीक्वेंस में किया जाता है। तो उसमें वो देखें कि पहले हमें एक्स वाई जी में टोटल ओवरहेड्स अपॉर्शन बिल्कुल करने होंगे। फिर एक्स जो है सर्विस डिपार्टमेंट है वो रीअपॉर्शन होगा प्रोडक्शन में, ये भी बात सही लिखी है। फिर जी के ओवरहेड्स उसके बजटेड लेबर आवर से डिवाइड करेंगे। तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का क्योंकि फॉर्मूला होता है, एट टाइम्स स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि वो ओईआर के फॉर्मूला में एक्चुअल डेटा यूज करते हैं। तो नहीं, दिस इज ऑलवेज बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी। इसमें एक्चुअल कभी यूज नहीं होता। तो ये प्रॉब्लम ऑप्शन बी में देखिए, उस पर भी यही चीजें लिखी है, लेकिन उस पर एक्चुअल लेबर आवर्स लिखा है, तो इसलिए ऑप्शन बी नहीं हो सकता। बाकी सी और डी में तो सब्ट्रैक्ट कर रहा है जबकि अपोर्शन होता है। तो ए इज द मोस्ट एक्यूरेट आंसर। व्हाट वुड कॉज ओवरहेड्स टू बी अंडर एब्जॉर्ब? अगर ओवरहेड एब्जॉर्ब जो है वो एक्चुअल ओवरहेड से कम है तो फिर उसकी अंडर एब्जॉर्ब की नौबत आती है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि ओवरहेड एब्जॉर्ब किस तरह आता है, क्योंकि उससे भी आपको एक पॉसिबल रीजन जो है वो आप उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओ ए आर इन टू एक्चुअल एक्टिविटी। अब इस पे देखिए, एक रीजन तो ये होगा कि अगर ओवरहेड एब्जॉर्ब जो है एक्चुअल ओवरहेड से कम है तो आपका अंडर एब्जॉर्ब आ जाएगा। तो पहले तो ये देखते हैं कि ऐसा में रीजन मिलता है इस एमसीक्यू में गिवन है या नहीं। ओवरहेड एब्जॉर्ब इज ग्रेटर देन बजटेड और जैसे देखिए, ओवरहेड एब्जॉर्ब एक्चुअल से कंपेयर होता है, उससे बजटेड से नहीं होता। तो ए और बी तो बिल्कुल ही पुअर चॉइसेस है। अब इसने एक्चुअल ओवरहेड नहीं बोला, इसने ओवरहेड इंकर बोला है।
तो ओवरहेड इंकर मींस एक्चुअल, जो इंकर के एक्चुअल में या बेयर किया है या पे किया है, तो वो ऑब्वियसली इंकर एक्चुअल ओवरहेड को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ। तो सी में कह रहा है ओवरहेड इंकर्ड इज ग्रेटर देन ओवरहेड एब्जॉर्ब, बिल्कुल। एक्चुअल ज्यादा एब्जॉर्ब से तो अंडर एब्जॉर्ब होता है, और इंकर्ड इज लेस देन नहीं, अगर ये तो ओवर एब्जॉर्ब्ड है, हमें अंडर एब्जॉर्ब चूज करना है, तो इसका आंसर ये होगा। A business produces two type of products PQ and Q for the month of January. Overheads are absorbed using direct labor hours. The production detail are as follows. Units manufactured and sold direct labor hours per unit, labor hours per unit, direct cost for the month were. The fixed overheads were 50, 6500. What was the overhead absorption rate per hour? तो इसमें एक चीज माइंड में रखनी कि आपके फिक्स्ड ओवरहेड्स पूरे कंपनी के, तो आपकी जो एक्टिविटी है वो भी पूरी कंपनी की होगी। तो 27, तो ओ में एक तो आपका 6500 आएगा, उसके अलावा पूरे कंपनी के मुझे लेबर आवर्स निकालने पड़ेंगे। तो अभी अगर इन दोनों प्रोडक्ट्स के मैं लेबर आवर्स निकाल लूँ तो वो पूरे कंपनी के लेबर आवर्स हो जाएंगे। तो 1.5 इंटू 5000 प्लस 1 इंटू 2000, तो दिस इज 9500। तो यह है 0.68। विच स्टेटमेंट्स अबाउट मार्जिनल कॉस्टिंग आर करेक्ट? बाज़ अगर ये भी पूछता है आर नॉट करेक्ट और आर इनकरेक्ट। कंट्रीब्यूशन इज द डिफरेंस सेल्स रेवेन्यू इन टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, वन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, जिसमें वन उसको स्ट्रेट अवे कट कर दें, क्योंकि कंट्रीब्यूशन होता है सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस, चाहे पर यूनिट हो चाहे टोटल हो। तो वन तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। अच्छा, उसी के बेस पे एक बार आप सी से भी जान छुड़ा सकते हैं, तो बचा ही सिर्फ डी। लेकिन हम देख लेते हैं कि डी आंसर क्यों है। ये एजम्पशन है कि वेरिएबल या फिक्स में क्लॉज क्लासीफाई करनी है मार्जिनल में। इवन अगर कोई सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी दी हुई है तो हम हाई लो मेथड यूज करके उसको फिक्स्ड और वेरिएबल में सेपरेट करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट बिल्कुल, तो हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं सेल्स में से, तो उस वेरिएबल कॉस्ट में हम नॉन प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्लूड करेंगे। The following information relates to a manufacturing business: production, closing inventory, material cost, labor cost, fixed factory. There was no opening inventory. Closing inventory is valued at using marginal costing. What is the marginal cost per unit of the finished goods? तो marginal cost is additional cost of producing additional unit. तो जब भी, और एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एडिशनल यूनिट वेरिएबल कॉस्ट होती है, तो इसमें उसने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पूछी एक तरह से आपसे। और इन्वेंट्री वैल्यूएशन होती है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। तो खैर इसमें इस एमसीक्यू में इसने थोड़ा इजी आप लोग के लिए कर दिया कि उसने कोई नॉन प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट दी ही नहीं है, सारी आपकी प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट है। जो वेरिएबल कॉस्ट पे से होंगी, एक तो ये होगी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होगी, ये फिक्स कॉस्ट है तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे यहाँ। और ये जो वेरिएबल कॉस्ट है ये प्रोडक्शन यूनिट्स के हिसाब से इसने इंकर की होगी। तो अगर मैं 12,000 प्लस 6,000 को डिवाइड कर दूँ 2400 यूनिट से, तो ये हो गया 7.5। विच स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स हाउ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस कैन हेल्प विद मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग? तो उसमें मेरे को ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो डिसीजन मेकिंग को रिफ्लेक्ट करे। एंड सीवीपीज आर पार्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। तो सबसे अगर आप ऑप्शन बी में देखें तो वो सेटिंग शॉर्ट टर्म प्राइस, तो शॉर्ट टर्म प्राइस सेट करने के लिए मार्जिनल या सीवीपी बिल्कुल यूज होता है। ये इसका एजम्पशन है, प्रोसीजर है ये इसका, ये डिसीजन मेकिंग नहीं है ये इसका।
अंडरस्टैंडिंग चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, ये सीवीपी नॉन फाइनेंशियल फैक्टर से डील नहीं करता। और अच्छा, चेंजेस इन द प्रोडक्ट मिक्स, नो, प्रोडक्ट मिक्स मार्जिनली सीवीपी में कांस्टेंट होता है या अनचेंज रहता है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। तो डिसीजन मेकिंग में जो है सो बी में नजर आ रही है, तो इसलिए इसका आंसर बी होगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पेपर था और बहुत डिफिकल्ट नहीं है अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी है, प्रिपरेशन अच्छी है, और आपको ओवरऑल सिलेबस में कैलकुलेशन और थ्योरी सही से आते हैं, तो आप इसमें अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते थे। तो देखिए इसके ये थ्रेशोल्ड्स है मो, तो 23 आई थिंक सो इज नॉट दैट हाई, अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन की हुई तो 23 स्कोर कर सकते हैं, और 18 पे तो आपका बी आ जाएगा, बाकी रिस्पेक्टिवली आप लोग देख सकते हैं। इसके एग्जामिनर रिपोर्ट पे भी कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट्स हैं। टेक केयर विद क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग द एलिमिनेशन ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स, बी अवे द एलिमिनेशन इज अ वेरी डेफिनेट टर्म and may not be possible, whereas easier to prevent or easier to detect is a more realistic possibility। तो जैसे कंट्रोल अकाउंट्स की रिकंसिलिएशन है या बैंक रिकंसिलिएशन है या डबल एंट्री सिस्टम है, तो वो रिड्यूस कर सकता है फ्रॉड और एरर को, कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकता। करेक्शन ऑफ प्रॉफिट में कह रहा है कि ऑल एलिमेंट्स दैट मे हैव अ पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द ओरिजिनल फिगर। सीवीपी के लिए कह रहा है बी फेमिलियर विद द assumptions, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। तो ये 9 था वो बैंक रिकंसिलिएशन वाला एमसीक्यू। ये तो इसमें एक में कहा था कि वो रिड्यूस हो, मैंने पेसफॉक भी आपसे डिस्कस, रिड्यूस करेगा, एलिमिनेट नहीं करेगा। तो डिस्ट्रैक्टर भी, बट ओनली द क्वार्टर चूज द करेक्ट सी, द selecting the distractor, consider the bank reconciliation, eliminate the possibility। This is a very definite statement and in practice while a reconciliation might reduce, it cannot be guaranteed to eliminate it। तो reduce है, eliminate नहीं है, reduce कहता तो ये आंसर हो जाता। तो ये वो 14 वो एमसीक्यू है जिसमें हमने डेप्रिसिएशन इसका 4 मंथ्स का और उसका गेन और डिस्पोजल ओमिट किया था, तो उनका नेट बताना था। A, B, and C was stated approximately. Distractor B represents the depreciation not yet charged for the 4 months prior to sale. Distractor C represents profit on the sale of the asset. The key A represents the net of the two and that the profit on sale is reduced by the depreciation not yet accounted for। तो ऑब्वियसली दोनों चीज़ों का नेट इफेक्ट बताना था प्रॉफिट में। कुछ ने किसी ने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया उस पर, उसका इफेक्ट बता दिया, किसी ने गेन ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट कर लिया, उसका इफेक्ट बता दिया। Distractor was left 41%. Although CVP requires cost to be accurately analyzed, it is an extension of marginal costing. Equally, an assumption is that fixed cost will remain constant over the relevant range। Distractor is basic requirement of CVP analysis rather than a decision making it। तो वो उसका प्रोसीजर का हिस्सा है, assumption है उसकी। 1/3 of candidate chose the key B। The statement reflects the practical use of the analysis। अल्लाह हाफिज़।